मैट्रिसेस आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। बेटा मैट्रिक्स की ही प्लूरल फॉर्म को मैट्रिसेस बोल देते हैं। गुड आफ्टरनून। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बेटा, क्योंकि वैसे इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, बड़े बनते हैं, और 1 मार्क में आपको क्या समझना है, इसका बेसिक समझना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या है। बेटा मैट्रिक्स बोल लूँ और मैट्रिसेस बोल लूँ, क्या डिफरेंस है? एक है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर इसी के ही प्लूरल फॉर्म है तो उसको मैट्रिसेस बोल दिया जाता है। हाँ जी, अब मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। बेटा मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिक्स क्या है, ये कैसे लिखी जाती है? ये इस ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसके लिए ये भी ब्रैकेट यूज़ होती है, मोस्टली इस ब्रैकेट का यूज़ मिलता है, या ये इस ब्रैकेट में भी मिलेगी हमको ये मैट्रिसेस, किस में? ब्रैकेट में। और इसकी डेफिनेशन भी ये बन जाती है, क्या है ये? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब इसमें क्या आती है हमारे पास? रोज आते हैं और कॉलम्स। मैट्रिक्स से क्या समझते हैं? जब हमारा डाटा कैसे अरेंज्ड है? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब हमारा डाटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और इनक्लोज कर दिया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ जी, और बेटा इसका जो लेटर दिया जाता है ना, ये अपर केस से डिनोट किया जाता है मैट्रिसेस को। ए लगा लो, बी लगा लो, सी, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो इसके अंदर के होते हैं ये बेटा, ये है इसके एलिमेंट्स, इनके ये इसको भी एलिमेंट बोला जाता है, इसको भी, इसको भी, ये सारी एंट्रीज को क्या बोला जाता है? ये मैट्रिक्स के क्या है? एलिमेंट्स हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है बेटा? इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो कैसे लिखा जाता है? A11, A12, A13। यहाँ से अब सेकेंड रो स्टार्ट हो गई। हाँ जी, अब ये ऐसे आएगा एलिमेंट, ये एलिमेंट अब यहाँ पे इसकी प्लेस ये होगी। तो ये क्या समझे यहाँ से कि जो एलिमेंट्स हैं कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो हमारे होते हैं A11, A12, A13। अगर इसको समझे तो ये क्या है बेटा? 11 का मतलब कि ये क्या है, इसकी जो हॉरिजॉन्टली होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल में डाटा को अरेंज करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? रो। रो क्या है? ए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन ए मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, उसको क्या बोला जाता है? रो। सिंपल टर्म्स में बेटा ये हमारी क्या है? रोज है, और ये हमारी क्या है? कॉलम्स हैं। कॉलम्स के लिए क्या बोल दिया जाता है? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स कॉल कॉलम्स। ये हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ से देखा जाए बेटा, ये क्या है? फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नाम क्या बना? A11। ये क्या है बेटा? फर्स्ट रो तो फर्स्ट ही चल रही है, कॉलम क्या हो गया? सेकेंड, तो A12। यहाँ पे रो फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड। सिमिलर यहाँ पे सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है A21। फिर क्या आएगा? A22, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर जो पहले आगे क्या है बेटा, ये किसके लिए यूज़ होता है? रो के लिए होता है। जो पीछे है वो किसके लिए है? कॉलम के लिए है। ये हमारा सेकेंड रो है एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो बेटा ये समझ में आया कि इसको हम ऐसे से डिनोट कर देते हैं। अगर हम वैसे जनरल मैट्रिसेस लिखने हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, कि उसमें हम कह देते हैं कि m रोज है और n कॉलम्स हैं। तो मैं कैसे लिखूँगी यहाँ पे? A11, A12, A13, A14, सो ऑन अप टू चलता रहेगा। बेटा कहाँ तक जाएगा? जितने इसकी क्या है? कॉलम है। तो वे इसके कॉलम में कितने हैं? n, तो ये यहाँ तक जाएगा। ऐसे सेकेंड रो के लिए स्टार्ट किया, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो ये कहाँ तक जाएगी सेकेंड रो? जितने इसके कॉलम्स हैं। तो सेकेंड रो तो सेकेंड चल रही है, कॉलम्स कितने हैं मेरे? n हैं, तो ये बनेगा। ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये किसके लिए है? रोज़ के लिए हैं। कितनी रोज़ है मैं आपको कंसीडर कर रहे हैं? इसकी m रोज़ हैं। तो यहाँ पे n तक आते जाते ही m आ गया, M1, M2, M3, कहाँ तक जाएगा बेटा? जितने इसके कॉलम्स हैं। तो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिख दिया जाता है? ऐसे लिख दिया जाता है। तो मैट्रिक्स क्या हुआ बेटा? जब नंबर्स को अरेंज किया rows and column form में, horizontal arrangement of numbers is called its
रोज, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है बेटा, और ये इसके क्या है बेटा, पूरा मैट्रिक्स को डिनोट करना है तो हम किस में करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जो एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है बेटा वो क्या होता है, हमारा स्मॉल लेटर यूज़ में आता है। हाँ जी, अब बेटा इसकी बात आती है आगे इसकी डायमेंशन की, कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इसकी डायमेंशंस है। इसकी डायमेंशंस क्या आएगी इस मैट्रिसेस की, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई। इसमें मेरे पास बेटा जो रोज़ हैं वो पहले आती हैं। इस मैट्रिक्स में मेरे रोज़ m है और कॉलम्स क्या है, n है, तो ये इसका डायमेंशन हो गया m/n। तो बेटा इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं और ये इसका डायमेंशन है। पहले रोज़ आती हैं, बाद में क्या आते हैं, कॉलम्स आते हैं। इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिसेस का, बेटा इसके 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, 3/3। ठीक है, समझ में आया। ये है बेटा इसकी डायमेंशंस, और इसको इसी से ही हमारा क्या बन जाता है, ऑर्डर, अगर बीच में हमने ये डाल दिया। हाँ जी, अब हम आपको ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, तो आपको पता है पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आती है, फिर मल्टीप्लाई, साथ में क्या आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाएगा। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दोनों क्या आए, सेम आए। कई बार हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी क्या कहलाती है, हमारी मैट्रिक्स ही कहलाती है। ये देखो मैंने ये मैट्रिसेस लिखी है, इसमें मैंने क्या कहा कि 2 तो मैंने रो है और कॉलम्स मेरे पास 3 हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आए हमारे नंबर्स, तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स है बेटा। जब डाटा क्या हो, रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो और साथ में ब्रैकेट्स हो, तो इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ जो ऐसे आती है हॉरिजॉन्टली वो कितनी है, 2 बाय, और इस यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 3, तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, 2/3। ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ ऑर्डर का, कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिसेस का, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एंड रोज़ क्या होती हैं, ये वाली बेटा, ये हॉरिजॉन्टली वाली हमारी क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, और ये वर्टिकल हमारा जो ये है, ये हमारे क्या आते हैं, कॉलम्स आते हैं। हाँ जी, आगे हमारी बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस तो पता चला कि जब डाटा में रोज़ एंड कॉलम्स हैं और अंदर के एलिमेंट्स अब आपको लिखने आ गए हैं। हाँ जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बेटा किस किस टाइप की ये होती हैं। हाँ जी, अब हमारे पास है, वेरी फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस बोल दो, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दो, एक कंसीडर कर रहे तो बेटा अपन क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा, स्क्वायर वैसे अपन बात की थी थोड़ी स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। स्क्वायर की क्या थी, ऑल साइड्स इक्वल थी। ऐसा ही मैट्रिसेस में बोल देते हैं कि एनी मैट्रिक्स दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जब हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाते हैं, तब उस मैट्रिसेस को नाम दे दिया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। बेटा समझ में आया, जब हमारे नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस केस में हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा था पहले, क्या लिखी थी बेटा, 3/3 की लिखी थी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2/2 की कर दे तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 से आप क्या समझे कि इसकी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। 3/3 का मतलब 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। बेटा इसके एलिमेंट्स लिखने अब आपको आते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब हमारे पास इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, A11 2 ही कॉलम है यहाँ पे, A21, A22। तो बेटा अब यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो इसका क्या है, 3/3, और इसका भी क्या है, 2/2। जब हमारे ये सेम आते हैं तो इसको क्या नाम दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे दिया। हाँ जी, अब पूछते हैं, ये ऑर्डर पता चल गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिसेस में, वो कैसे पता चल जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर कर।
3 इंटू 3 कितना हुआ 9। आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो बेटा, वो क्या आएंगे 9 ही आएंगे। ऐसे ही इसमें क्या आएगा 2 इंटू 2 क्या है 4, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे 4। एक तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना पता चल गया, और वहीं से हमने क्या सीख लिया कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे बेटा, उन दोनों की प्रोडक्ट कर कर, ठीक है। हाँ जी, अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारी छोटी छोटी बातें बेटा देख के पता चल जाती हैं, और हमारे पास इतना छोटा डाटा आता है कि काउंट कर लेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ रोज़ अब आपको पता चल गया है कि उसका क्या क्या यूज़ है। लिखने में क्या आता है, रोज़ पहले आती हैं, कॉलम्स बाद में आता है। और हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जब ये दोनों क्या हो जाए सेम नंबर आ जाए, रोज़ का भी और कॉलम्स का भी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं, इनकी प्रोडक्ट कर दो। अब मैं सेकंड टाइप की डिस्कस कर रही हूँ मैट्रिक्स, वो है रो मैट्रिक्स। बेटा ये सारे ना अपने नाम से ही क्लियर हो रहे हैं। सेकंड है मेरी रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स से क्या समझे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो ओनली वन रो, कि नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे कितने भी हों लेकिन रो क्या हो, अकेली एक ही हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। यहाँ पे मेरी रो तो अकेली एक ही रहेगी, कॉलम चाहे एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 कुछ भी ले लो, तो इसको क्या बोलोगे आप, रो मैट्रिक्स बोलोगे। कुछ भी ले लो बेटा, 6 7 2 3, तो ये इसका ऑर्डर क्या हुआ, अब आपको ऑर्डर लिखना आता है। इसका ऑर्डर बना 1/4, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 4, और इसको लिखा कैसा जाता है, इसका नाम क्या है इस मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स। जिसमें अकेली एक ही मैट्रिक्स होती है उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा बात आती है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, बहुत बेसिक है बेटा, बहुत ईजी है, बस एक बार आपको इसको ध्यान से सुनना है। कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कॉलम से अब आपको जैसी रो थी वैसा ही कॉलम मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में क्या हो ओनली वन कॉलम, कि कॉलम के ऊपर कंडीशन है कि वो क्या हो, अकेला एक ही हो। तो कॉलम तो हमारा क्या बनेगा 1, चाहे तो रो को क्या ले लो बेटा 1 ले लो, चाहे रो 2 ले लो, चाहे रो 3 ले लो, लेकिन कॉलम ने क्या रहना है, एक ही रहना है। तो मैंने पहले ही ऐसा लिख लिया, तो मेरे पास क्या आया 0 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। ये मेरी क्या है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें आपको एक कॉलम मिलता है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो इनकी प्रोडक्ट डेट इज़ 3। तो बेटा अब आपने यहाँ से 2-3 बातें अच्छे से क्लियर कर ली हैं। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हमारी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बेटा, ये नाम से लग रहे हैं बहुत ईजी। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, whose लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। बेटा जिसमें क्या होते हैं, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, बेटा डायगोनल एलिमेंट्स जैसे मैंने पहले ये मैट्रिसेस लिखी थी 3/3 की, वो मैंने कैसे लिखी थी, जनरल फॉर्म है बेटा ये वाली, आपको ये बेसिक बातें ही पता होनी चाहिए। 3 2 3 3 प्लस डायगोनल कैसे आता है, ये वाला, ठीक है, ये होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। और हम कैसे पहचान करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, जिसमें ये क्या हो I और J ये सेम हो, मतलब ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, आगे और आगे जाता तो A 4 4 A 5 5, मतलब जब ये दोनों क्या आते हैं सेम आते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोल दिया जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। अगर ये हम वैसे ले लें, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, जैसे मैंने कॉलम मैट्रिक्स ली थी, वहाँ पे मेरा मान लो ये मैट्रिक्स थी, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है बेटा, ये इसकी तो बात ही नहीं आती स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है, स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होंगे, तब हमारे पास ऐसी सी सिचुएशन बन जाती है। और मैक्सिमम हमारे पास बेटा 3/3 का ही रहता है क्वेश्चन में।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या है A11, A22, A33। अगर मैं 2/2 का लिखती हूँ तो वो क्या आता है A11, A12, A21, A22। डायगोनल एलिमेंट ये मेरे डायगोनल से यही होते हैं, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। पहले तो आप कहते हैं कि ये डायगोनल नहीं होता, इसमें लीडिंग वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि फर्स्ट से शुरू होकर जो हमारे सारे नंबर्स आगे सेम आते हैं, ऐसे टेढ़ी लाइन जाएगी जो डायगोनल। वैसे तो हम 2 लेते हैं ना कि एक इधर से आगे एक इधर से। इसमें डेफिनेशन में क्या रहता है, स्केलर मैट्रिक्स के जब देते हैं क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are equal। उसके leading diagonal elements क्या होते हैं, equal होते हैं। समझ में आई बेटा। तो इसमें अपने पास क्या रहेगा, हमारा ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, और बेटा अपने पास क्या आएगा, फिर सारे बाकी क्या आएंगे इस केस में, ये अपने पास 0 बनते हैं। यहाँ पे ये सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये मेरी मैट्रिक्स का स्क्वायर होनी चाहिए, मेरे 3/3 की ले ली है। तो अब आपको क्या समझ में आया, जब भी बात चलती है स्केलर मैट्रिक्स की, कि कोई ना कोई क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। वो स्केलर क्या है, कुछ भी हो सकता है, 5b, 4b, 3b, 2b, 1b, नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है। तो अब अपने पास स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सारे के सारे सेम हों। अब आपको आगे चलकर यूनिट मैट्रिक्स बताती हूँ। ये सारे 3-4 आपस में रिलेटेड हैं। अगर इसमें थोड़े सा भी कोई लग रहा है ना कि हाँ, तो अगले में आपको क्लियर हो जाएगा कंपैरेटिव कर करके। अब मैं बात चलती है मेरी यूनिट मैट्रिक्स की, कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। बेटा यूनिट मैट्रिक्स आगे और भी हमें क्या कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पे तो मैंने क्या कहा था कि स्केलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5, 5, 5, 4, 4, 4, कुछ भी, लेकिन क्या होना चाहिए, सेम। मतलब एनी कांस्टेंट, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हो, सेम हो। तो इसको मैंने नाम दे दिया था स्केलर मैट्रिक्स का। लेकिन बाकी कंडीशन सेम है। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स अकेले क्या आ जाएं, 1, 1, 1, तो इनको क्या बोल दिया जाता है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। और इसको बेटा इससे आई से आइडेंटिटी भी कह सकते हो, ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बेटा इसका यूज़ आता है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जैसे नॉर्मली हम 1 लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर 1 लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। बेटा 3/3 है, 2/2, ये भी किसके ऊपर वर्क करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वर्क करेगा। अब आगे आप कह सकते हो स्केलर मैट्रिक्स के, कि स्केलर मैट्रिक्स को क्या बोल दिया जा सकता है, यूनिट मैट्रिक्स बोल दिया जाता है जब वो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सारे किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। तो हम स्केलर से आगे क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 1, 1, 1 है, और उसको फिर नई मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गई, यूनिट मैट्रिक्स बन गई। ठीक है बेटा। हाँ बेटा ये डायगोनल एलिमेंट्स में यही रहेगा। ये ना तीनों मैंने तो ये शुरू किया था कि अब आपके ये दिमाग में आ जाए। ये हमारे पास नेक्स्ट में आपको बताने जा रही थी डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत अच्छा है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्योंकि ये आना ज़रूरी था और आपको समझ आ गया है। ये बेटा 0 आना ज़रूरी है, क्यों, अब वो आपको पता चल रहा है। चलो ये 2 अब आपके हो गए, बहुत अच्छा। हाँ जी, अगर आप ना पूछते तो मैंने नेक्स्ट ये बताना था बेटा, ये मेरा अब एंट्री कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरे को अगर पहले बताती तो ये क्वेश्चन नहीं आना था आपके दिमाग में। डायगोनल मैट्रिक्स, बेटा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स। बेटा ये हमारे पास ये आती हैं डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होते हैं, ये वाले हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि ये कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों, वो क्या होती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। बेटा इसमें क्या ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है कि 1 हो या सेम हो। अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे ये 6, 7, 8,
कुछ भी आ जाए, ये अलग अलग हो जा सकते हैं, किसमें, डायगोनल में। अब आपकी समझ में तीनों डेफिनेशन आएंगी कि पहले क्या आपको याद रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के एलिमेंट्स क्या हो जाए, ज़ीरो, और इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बस यही कंडीशन है कि ये क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो। अब अपन नई डेफिनेशन तैयार करते हैं बेटा, किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की एंड यूनिट मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स से क्या समझे कि जब ये एलिमेंट्स के ऊपर हमारी कंडीशन लग गई कि क्या हो, सेम हो, अगर ये 6 है, ये भी 6 हो और ये भी 6 हो, तब हमारी बात आती है बेटा, किसकी बात आती है, स्केलर मैट्रिक्स की। सबसे पहले डायगोनल के ऊपर सबसे कम कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर कंडीशन लग गई कि क्या हो, तीनों के तीनों सेम हो, उसको क्या नाम दे दिया, स्केलर मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब आगे इसके बाद कंडीशन यहाँ तक ही नहीं सीमित रही, इससे आगे इन्होंने कह दिया कि अगर यहाँ पे ये भी कंपल्सरी हो जाए कि 1 1 1 आ जाए डायगोनल एलिमेंट्स पे, तो इसको क्या नाम मिल गया, यूनिट मैट्रिक्स का नाम मिल गया। ये तीनों आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। ये मैंने तो ही बाद में रखी थी, मैंने कहा फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम डायगोनल, अब इसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सेट कर दी कि हमारी स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। बेटा लिखी हुई डेफिनेशन हमें स्केल के अकॉर्डिंग ही दे दी जाती है, लेकिन अब आपको समझ में आ गए हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। डायगोनल में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन स्केलर, इसके बाद टर्न आई स्केलर की, उसने क्या कर दिया, कंपल्शन कर दिया कि वो सेम होने चाहिए। इसके बाद क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, उसने सबसे ज़्यादा कंपल्शन कर दी कि क्या हो, 1 1 1 हो, ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ वो तो है ही बेटा, वो स्केलर तो है ही हमारा, 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है हमारे यूज़ करने में क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा बार बार कहती हूँ मैं आपको, सब्जेक्टिव हो तो आपको हर बात में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करना ही पड़ता है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो बस अब आपको ये क्लियर है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बात चल रही है हमारी बेटा, इक्वल मैट्रिसेस है और क्या रहा हमारा, सब मैट्रिक्स। बेटा सब मैट्रिक्स क्या आएगी, सब मैट्रिक्स होगी इसी का ही, या तो एक रो कम करके लिख दो, 2 रो कम करके लिख दो, 1 रो 1 कॉलम कम करके लिख दो, चाहे 1 कॉलम को कम कर दो, कि मतलब उसका सब पार्ट वो कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि जितनी रोज़ कम की हैं उतनी कॉलम्स कम करने हैं, अगर रो कम की है तो कॉलम भी करना ज़रूरी है, या ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी एक को आप क्या कर दो, ख़त्म कर दो, और उसका सब पार्ट को क्या बोल देंगे, सब मैट्रिक्स बोल देंगे। जैसे ये तो आइडेंटिटी है मैट्रिक्स, अब कर रहे हैं हम सब मैट्रिक्स। बेटा ये बता रही हूँ, यूज़ इसका बहुत कम है कि आपको चलो सारे इजी है, पता होने चाहिए। सब मैट्रिक्स क्या है बेटा, ये क्या है कि डिलीशन, डिलीट कर दिया आपने 1 और मोर रोज और कॉलम्स और बोथ ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने एक रो एक कॉलम ख़त्म कर दिया, या क्या किया, दोनों को, एक रो को एक कॉलम दोनों को ही ख़त्म कर दिया, तो क्या आपके पास बच गया एलिमेंट्स, उसको क्या बोल देते हैं, सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिखी, हमारे पास था 2 3 4 5, ये था बेटा, मैंने इसमें से अकेले ये लिख दिए उठा के, तो ये इसका क्या है, सब मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है। ये कुछ नहीं है कि सब नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी, ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये था कि सब मैट्रिक्स हैं, बेसिक आपको ये मैं आपको बता रही थी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। नाम है इसका कि अपर ट्रायंगुलर, नाम से ही पता चल रहा है क्या बनाएगा ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, बेटा अपर ट्रायंगुलर में क्या रहेगा, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऊपर क्या बन जाएगी हमारे पास, एक ट्रायंगल बन जाएगी। आप ये देखो इसको, ये था मेरे पास, ये मैट्रिक्स है, इसको क्या बोल दोगे, अपर ट्रायंगुलर बोल दोगे। वो कैसे बेटा, ये डायगोनल है हमारा, डायगोनल के जो हमारे इस तरफ आ रहे हैं, बोल दो नीचे आ रहे हैं एलिमेंट्स,
तो वो क्या है, सारे ज़ीरो हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ये देखो अपर क्या बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, तो इसको क्या नाम दे दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दिया। फिर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं ना तो IJ का नाम देते हैं, वो हमें नहीं करना है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं देते हैं आपको। मैं कह रही हूँ बार बार, टॉपिक को तो बेटा कितना अपन लंबा मर्जी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है, लेकिन एक बार आप इसको समझो। दिखने में दिख रहा है, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर बन रही है, बाकी एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो है, तो उसको क्या बोल दोगे, अपर ट्रायंगुलर बोल दोगे। अब बेटा यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एक आती है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप इसको अच्छे से बता दोगे कि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, और जो हमारी क्या है उसके डाउन में बन रही होगी हमारी एक ट्रायंगल। ये हमारी कुछ भी लगा लो, ये प्लेसेस बची बेटा। यहाँ पे अगर ऐसे ट्रायंगल बन रही है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे ज़ीरो है, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, लोअर ट्रायंगुलर का नाम दे देते हैं। क्लियर है बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ट्रायंगल बनेगी डाउन पोर्शन में, और अप वाले जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऊपर के हैं वो ज़ीरो रहेंगे। आपके लिए इतना बहुत है। अब आगे बात आती है इक्वल मैट्रिसेस की। बेटा इसका क्वेश्चन आ जाता है, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैट्रिसेस लिख दिया। बेटा इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोला जाएगा, जब उनका क्या हो बेटा, एक तो ऑर्डर सेम हो। अगर ये 2/2 की है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2/2 की होनी चाहिए। अगर वो 2/3 की है तो ये कितने की होनी चाहिए, 2/3 की ही होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। इसमें मैं स्क्वायर नहीं बोल रही हूँ, स्क्वायर होना कोई ज़रूरी तो नहीं है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, लेकिन इक्वल होने के लिए क्या होना होगा, उन दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो ये 2/2 का है तो ये भी क्या रहेगी, 2/2 की रहेगी। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, हमारे पास ये दे दिया, ये दो मैट्रिसेस दे देते हैं और कहेंगे कि मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। कई फाइंड आउट करवाते हैं हमारे पास कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो इस केस में मैंने क्या कहा, आपको गिवन में दे दिया कि देयर टू मैट्रिसेस आर इक्वल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा बहुत ईजी है, मैट्रिसेस इक्वल है, दो बातें होती हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है और एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या बेटा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा, इसका मतलब A11 इक्वल टू A11 ऑफ दिस मैट्रिक्स, A12 ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग, ऐसा इतना बोलने की जगह क्या बोल दूँ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो बेटा देखो 2 2 3 3 ये आपस में इक्वल होंगे। मान लो इसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या होता, y होता और यहाँ पे क्या होता है z। हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है इक्वल मैट्रिसेस का कि मैट्रिसेस इक्वल है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो बेटा आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, तो y क्या होगा, किसकी इक्वल होना चाहिए, मस्ट है y इज इक्वल टू 3, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल तभी कहलाती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 बन गई, z की वैल्यू क्या बनी बेटा 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इन केस ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब x की वैल्यू क्या बनी 5। तो बेटा इसमें से इक्वल मैट्रिसेस के इक्वेशन बनता है ऐसे से। तो अब आपको पता है कि मैट्रिसेस इक्वल है, बेटा ज़ीरो ही होगा, अदरवाइज तो सिंपल मैट्रिक्स बन जाएगी। ये उसके लिए कंडीशन है ना, अदरवाइज हमारी सिंपल मैट्रिक्स ही रहेगी, वो फिर वो ट्रायंगुलर का नाम दे ही नहीं पाएंगे। उसी में से कुछ ना कुछ बेटा फिक्स कर कर हमने इसके टाइप ऑफ मैट्रिसेस बना दिए, ठीक है। वो कंपल्सरी है, आपको वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है इक्वल मैट्रिसेस का। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा बहुत बहुत ईजी रहेगा ये टॉपिक बेटा। देखो जो हमारा बीकॉम में आता है क्रैमर्स रूल से का क्वेश्चन बनता है 16 मार्क का। अब यहाँ पे भी क्रैमर्स रूल है, इसका पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, हमसे वो इतना सॉल्व नहीं करवाएगा। हम करेंगे बेसिक सब कुछ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं अब अलजेब्रा, अभी नहीं आया आपका क्रैमर्स रूल, अभी आगे आएगा। मैं बात कर रही हूँ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। बेटा अलजेब्रा से क्या समझे,
अलजेब्रा में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हम इसकी एडिशन करवा देंगे मैट्रिसेस की, और क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्शन करवा देंगे, और क्या करवा देंगे बेटा, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। इसमें ये 3 काम करेंगे अलजेब्रा में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अकेली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं है, मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रही हूँ, वो आपको अभी पता चल जाएगा। बहुत इजी टॉपिक रहेगा बेटा ये वाला भी। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं सबसे पहले बात किसकी, एडिशन की। बेटा एडिशन पहले सिंपल बता देती हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताऊँगी। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एडिशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है बेटा। थोड़ी सी जब थ्योरी करते हैं तब तो लगता है कि ये क्या है, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिकल देखें, ये है हमारे पास -8 5 -9, ये बी मैट्रिसेस हैं। बी मैट्रिसेस का आएगा हमारे पास -5 6 -2 3 7 -4। और बेटा आपके बुक में आंसर्स क्या हो सकते हैं, गलत दे दिए जा सकते हैं, आप अपने टॉपिक पे रहना स्ट्रिक्ट। हाँ जी, ए और बी है और कहेगा फाइंड कर दो a + b, इसको ऐड कर दो। बेटा ऐड करने के लिए आपको पता है ये ऐड तभी हो सकते हैं जब ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, आप सभी को लिखना आ गया ऑर्डर। ये क्या है, 2/3, ये क्या है, ये भी 2/3 है, तो इसका एडिशन पॉसिबल है, तो हम इसका एडिशन करेंगे। एडिशन कैसे होगा बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। मेरे कहने का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 का A11 के साथ लेना है, तो क्या आएगा 4 + -5, इसका क्या आएगा -3 + 6 6 - 2, इसका एडिशन करेंगे -8 + 3, ये क्या आएगा 5 + 7 -9 + -4, ये तो ये रहेगा। ठीक है, और इसका भी ऑर्डर तो वही आएगा बेटा, 2/3 ऑर्डर आएगा, आंसर भी इसका वही आएगा ऑर्डर का। हाँ जी, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। 4 - 5 क्या आएगा, -1, ये क्या आएंगे हमारे पास -5, ये क्या आएगा 3 12 4 -9 - 4 -30, ये क्या होगी, इसकी एडिशन हो गई। ठीक है, एडिशन। बेटा ऐसे ही अलजेब्रा में क्या आता है, और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, इन्हीं 2 मैट्रिसेस की आप सब्ट्रैक्शन कर दो, लेकिन उसमें क्या होगा बेटा, एक एलिमेंट क्या आएगा, पहले आएगा, फिर किसका एलिमेंट आएगा, बी का आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो a - b है, तो क्या करोगे 4, एक माइनस आएगा और b आएगा, फिर क्या आया -3 -6 आया, 6 - -2 आया, ऐसे माइनस आ जाएगा बेटा, बीच में माइनस का साइन लगाते रहेंगे। हाँ जी बेटा यही था। चलो जी, अब हम इसके लिए सॉल्व कर देते हैं। तो आपको प्लस एंड माइनस किसका करना आ गया, मैट्रिसेस का, प्लस भी करना आ गया और माइनस भी। उसके लिए क्या चाहिए बेटा, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, जिसके ऊपर हमने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। बेटा इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 4 + 5 9 आया, ये क्या आएंगे -9 आएंगे, ये 6 + 2 8 आएगा, ये आएगा हमारे पास -11, ये -2 -9 + 4 ये -5। बेटा ये लिखने में आ जाता है कि ऑर्डर सेम आता है, एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद ऑर्डर सेम, वो तो बेटा सेम ही आएगा, देखो वही एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा 2/3 आएगा। अब आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही टॉपिक है। हाँ जी, अब मैं इसकी ना प्रॉपर्टी बताती हूँ कि क्या है, क्यूम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कई बार पूछ लेते हैं, सुना होगा तो याद रह जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ ये समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। इन्होंने बेटा लिमिट कंटिन्यूटी था पहले आपके सिलेबस में चैप्टर, उसको कट कर ये अच्छा टॉपिक दे दिया। ये स्कोरिंग है, और लिमिट कंटिन्यूटी में चाहे कितना ही कह दो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो ही जाते हैं बच्चे। हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है बेटा, अब मैं क्या कहती हूँ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। देखो बेटा प्रैक्टिकल आपको एडिशन करना पता चल गया, क्या करना था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना था। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ फर्स्ट है बेटा, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वो होता है कि अगर आप a + b कर रहे हो तो वो आपका इक्वल आए b + a के।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि बस उसको आगे पीछे कर दिया। आप चाहे a+b करो चाहे b+a करो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। किसमें, जब हम एडिशन करते हैं। तो इसलिए कह देते हैं कि ये प्रॉपर्टी है जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये एडिटिव को सेटिस्फाई करती है। ये एडिशन के लिए क्या है बेटा, कैपेबल है। इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, इन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। वो आपको पता ही है बेटा, दो मैट्रिसेस की करके देखी थी, चाहे पहले किसी को ही कर लो, 2+3 कर लो, चाहे पहले बी मैट्रिक्स में 3 और इधर 2 है, 3+2 कर लो, फाइनली आंसर तो 2 ही मिलना है। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड हो गया। कम्यूटेटिव नाम से ही वो हो जाता है बेटा, समझना है कि क्या, इसको प्लेस चेंज कर कर आपका आंसर क्या आता है, सेम। तो ये इसको क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है इस लॉ को। सेकेंड आती है बेटा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये ब्रैकेट में ऐसे है और आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो तो भी क्या आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, ये है हमारा a+b+c। बट आप समझ सकते हो कि आपने पहले इन दोनों का सम किया और फिर a के साथ प्लस किया, या फिर आपने क्या किया, पहले a+b का किया फिर c का किया, तो ये क्या होगा, इक्वली आएगा। लेकिन लिखने में क्या बोल देते हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि इन एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। ये भी क्या करता है, इसमें होल्ड करता है। बेटा 3 का प्लस करना है, चाहे किसी का भी 2 का पहले कर लो, तीसरे का बीच में बाद में कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। इसलिए चाहे तो आप इसको ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो अब बोल देते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड इन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा समझ में आ गया, ये थोड़ा थ्योरी का है, बस आपको ये देखना है कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, प्लेसेस को चेंज कर दिया। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया। और आप कैसे समझ सकते हो कि एसोसिएटिव लॉ कितने चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो क्या हो बेटा, ये ब्रैकेट पहले पीछे थी और ये फिर आगे शिफ्ट हो गई, तो अभी आपका आंसर क्या आता है, एडिशन के केस में सेम आता है। और पूछ लिया जाता है कि इन एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड, येस इन एडिशन एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड। अब आती है बेटा आगे बात कि अगर बाहर क्या पड़ा हो, आपका स्केलर पड़ा हो। मैंने अभी तक आपको स्केलर बताया नहीं था, प्रॉपर्टी में आ गया, अभी बता देती हूँ क्या है। अब बेटा स्केलर क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी आपको मैट्रिसेस दे रखी है, -4 3 है और यहाँ पे हम लिख लें 6 -2 है। ये बेटा मेरे पास मैट्रिक्स है, ये कुछ भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं मेरे को स्केलर ही लेना है। हाँ जी, अब मैंने ये ली है और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ बेटा कोई भी स्केलर के साथ। स्केलर इसको बोल देते हैं बेटा एनी स्केलर। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होता है, तो बेटा ये स्केलर के साथ अगर मैंने इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, ये स्केलर सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रा में 3 बातें की थी है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये स्केलर है, स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो 5 × -4, 5 × 3, 5 × 6, 5 × -2। तो ये क्या होगी बेटा, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई। बेटा बात समझ में आ रही है, नाम ही बड़ा था। अब मैं कह रही थी 2 लॉ को तो ये क्या करता था, होल्ड करता है। अब एक प्रॉपर्टी और बन जाती है हमारी कि कोई भी स्केलर है, मान लो मैंने R का नाम दे दिया और अंदर क्या पड़ी हैं, 2 मैट्रिसेस पड़ी हैं। इसके साथ अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो ये किसके इक्वल होता है, R है जी मेरा बेटा स्केलर है, 1 2 3 4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, अब आपको 0 बेटा उससे 0 हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या है, मेरे पास स्केलर है। अगर मेरे को ऐसे एडिशन की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है तो बेटा ये क्या रहता है, R और A + RB, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स के साथ अलग अलग हैं और आप
इसको ऐसे भी कर सकते हो और उनको प्लस कर कर बाद में आर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। पहले इसको हम कर रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और बेटा वही है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम ये किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? बेटा ये आर को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ, या तो क्या हो सकता था, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो जो भी एलिमेंट्स आए हैं। और कैसे कर सकते हो, आर ए, पहली मैट्रिक्स को अलग मल्टीप्लाई करो, दूसरी को अलग करो, फिर उसको ऐड करो, आंसर आपका सेम आएगा। ये क्या है बेटा, इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है एडिशन की। एक तो वो क्या होल्ड करता है, क्यूमुटेटिव लॉ, एक होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ, एक ये है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी याद रख सकते हो। वैसे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर बाहर पड़ा है ब्रैकेट के तो वो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये तो वही काम ही हो गया। हाँ जी बेटा, समझ में आया? बहुत सिंपल है, बस नाम नए मिल रहे हैं आपको सुनने के लिए इसके, ठीक है। समझ में आया बेटा? 3 काम समझ में आए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। अब आगे आती है हमारी बात बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे होती है। फिर हम कल को करेंगे, डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ट्रांसपोज है, कोफैक्टर है, ये कल डिस्कस करेंगे। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, अब आपको बेसिक पता चल गया है मैट्रिसेस का, आगे बात चल रही है मल्टीप्लिकेशन की। बेटा जब भी आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। वो कंडीशन है, मान लो आपको A मल्टीप्लाई B करना है, A मल्टीप्लाई B क्या होगा, ये हो सकती है इसकी मल्टीप्लिकेशन या नहीं हो सकती, पहले हम ये चेक करते हैं। बेटा थोड़ा सा हम बस मल्टीप्लाई का ही बड़ा है, 1-2 कंडीशन चेक करनी होती हैं, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे। बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। अगर मैं A और B, बेटा इसमें ये भी मैटर करता है, पहले A है और बाद में क्या है, B है, मैंने इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो कब पॉसिबल है इसकी मल्टीप्लिकेशन, कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के तो क्या हो बेटा, कॉलम्स, जब इसके कॉलम्स और इसकी क्या हो, रोज इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे अब हम, जैसे A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मेरे पास 3/2 और B मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मेरे पास 2/4, ठीक है। अब कहें कि इसकी मेरे को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पहले हमने क्या किया था, एक ही मैट्रिक्स थी, उसके साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना था। अब बात क्या आ रही है बेटा, 2 मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कब, सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कंडीशन को, अगर ये इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम देखो बेटा इसका क्या है, पहले A है तो A लिख लिया और बाद में B है, यहाँ पे मैंने B लिख दिया। तो याद भी रखना है, क्या करना है, पहली मैट्रिक्स है उसके तो क्या है बेटा, कॉलम कंसीडर करने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। बेटा जो इसके रोज़ हैं और जो इसके कॉलम्स हैं और जो इसकी रोज़ हैं, अगर ये सेम हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने चेक किया ये सेम है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। बेटा जो A मल्टीप्लाई B आएगा, फिर उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या आता है बेटा, इसमें क्या बच गई, ये रोज़ है, ये रोज़ आएंगी और कॉलम क्या आएंगे, 4 आएंगी। तो ये न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर जो आएगी AB, उसका ऑर्डर, बेटा ये पूछ लेता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर बड़ा है, एक
हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। मैं बात कैसे कर रही हूँ, फर्स्ट सेकंड किसको मान रही हूँ, जो पहले पे लिखा हुआ है इसको फर्स्ट मान रही हूँ, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसको सेकंड मान रही हूँ। पहले वाले का तो क्या चाहिए, कॉलम्स, दूसरे वाले के क्या चाहिए, रोज। ये लिख के आपको याद रहेगा, ऐसे ऐसे लाइन बना देते हैं कि ये इक्वल होने चाहिए। बेटा उल्टा है, पहले वाले के तो कॉलम्स, दूसरे वाले के रोज, और जो ऑर्डर बनता है, जो बच जाता है, बचता क्या है, इसके रोज बच जाते हैं, उसके कॉलम्स बच जाते हैं, वो इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। समझ में आया, ये मैंने अलग अलग लेके बताया है ताकि ये याद रह जाए कि ऑर्डर जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आती है वो कैसे लिखा जाता है। बेटा यहाँ से तो क्या बन गई इसकी रो, और वहाँ से क्या बन गए कॉलम। अब वैसे मल्टीप्लाई का प्रोसीजर देखते हैं कैसे होता है। बेटा ये मेरी बात समझ में आई। दो बातें हैं यहाँ से जो आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है और उसका ऑर्डर क्या बनता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन को सीखने जा रहे हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी करेंगे ताकि हमें क्या रहे, ईजी रहे समझना। ठीक है, हाँ जी। अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए, फिर करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 3, नेक्स्ट है 4 5 6, ये है मेरे पास ए मैट्रिक्स, और बी है, हम इसको क्या मानते हैं 5 3 1 0, नेक्स्ट है हमारे पास 2 8। बेटा और क्या दिया हमें, क्या फाइंड आउट कर दो, इसका ए बी फाइंड आउट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इनको। अब आपने ए बी करना है, तो वेरी फर्स्ट आपने चेक किया इसके तो पीछे का, इसका जो आगे है नंबर ऑफ रोज हैं, ये क्या है बेटा 2/3, ये क्या है हमारे पास 3/2। बेटा इसके कॉलम्स और इसकी रोज, ये क्या आ गई हमारी, सेम आ गई, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। बेटा जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, 2/2 का आएगा। ठीक है, 2/2 का आएगा। बेटा ये क्या कुछ भी आ जाए, मैं आपको थोड़ा लंबा तो ज़रूर लगेगा लेकिन समझ आ जाएगा, कुछ भी आ जाए आप कर लोगे। 2/2 चाहिए, 2/2 चाहिए, तो बेटा एलिमेंट्स कैसे आएंगे, A11 A12 A21 A22, यही ऑर्डर बनना था। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, A11 का मतलब कि आपने पहली मैट्रिक्स का क्या लेना है, फर्स्ट रो, और दूसरे का क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम। बेटा पहले के लिए हमारी क्या है, रो है, और दूसरे के लिए ये हमारा कॉलम है। तो ये क्या हमें शो कर रहा है कि फर्स्ट रो ले लो और फर्स्ट ही क्या ले लो, कॉलम ले लो, और उनकी मल्टीप्लाई। बेटा इसके लिए क्या करेंगे, 1 × 5 प्लस 5 × 1, बेटा 3 × 2, ये आएगा हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट। बेटा सॉल्व कर 5 + 5 + 6, तो क्या आएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सेकेंड एलिमेंट को। बेटा A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। बेटा जो यहाँ पे एलिमेंट था तो इसके लिए क्या आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 × 3 दैट इज 3। बेटा समझ में आ रहा है आपको, प्लस बेटा क्या आएगा 5 × 0, तो आपका क्या आएगा बेटा यहाँ पे 0, 3 × 8 दैट इज 24। समझ में आया, ये हमारा क्या बन गया 24 + 3 27। बेटा इसका सम करना रहेगा, फिर से कर लो, 1 × 5 5 आएगा, 5 × 5 1 5 आएगा, 3 × 2 6 आएगा, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 16 आएगा। अब नेक्स्ट हमारी बात चल रही है बेटा, ये कौन सा एलिमेंट है 2 1 है, तो बेटा इसकी क्या आएगी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 5 × 4 20 प्लस 1 × 5 5 प्लस क्या आएगा बेटा 2 × 6
डेट इज़ 12। तो हमारा क्या आ गया अपना 25 + 12 37 आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट बनेगा क्या बेटा 2 2, मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 3 × 4 डेट इज़ 12, 5 और 0 0 6 8 क्या आएगा 48। तो बेटा ये आपका क्या आ गया 52। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है, समझ में आ गई। हाँ जी, 16 27 37 एंड 40। और क्या था नेक्स्ट है बेटा 37 के बाद इसको आप सम करोगे। हाँ जी ठीक है 60 आएगा बेटा। ठीक है, समझ में आया। ये आपकी बुक में भी गलती हो सकती है, लेकिन आपको रूल नहीं चेंज करना है, रूल यही रहेगा बेटा। स्टेटमेंट कई बार इधर उधर ले ली जाती है, इस चैप्टर में आपके काफ़ी गलतियाँ हैं बुक में भी। मेरी बात समझ में आई मल्टीप्लिकेशन की। बेटा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लगता होता है मुश्किल है, इसका एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लोगे फिर वो आपको क्या लगेगा ईजी लगने लग जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं, इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कर लें। अगर थ्योरी करवाई तो बेटा ज़्यादा थ्योरी ना हो जाए, अगर कहो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो कल को फिर से करवा दूँगी, कोई ना समझ में आई तो। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक क्वेश्चन और मल्टीप्लिकेशन का करवा देती हूँ और एक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने कहा थोड़ा बीच में रिलैक्स हो जाओगे, मल्टीप्लाई का इक्वेशन और करवाऊंगी। अब है हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो आपको सुननी ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट क्यूम्यूटेटिव इन जनरल। बेटा कहते हैं कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होती है, जनरली क्यूम्यूटेटिव नहीं होती है। बेटा ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बेटा जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो वो मैंने इरेज कर दिया। वो मान लो हमारा था 2/3 का था, और ये क्या था हमारा 3/4 का, कुछ भी लगाओ। बेटा ये A है और ये B है। अगर हमने AB करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कॉलम्स एंड रो ऑफ मैट्रिक्स B आर इक्वल। लेकिन जब मैं इसका BA लिखती हूँ, BA तो पहले B आएगा फिर क्या आएगा A आएगा। तो बेटा उस केस में जो मेरी कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आर इक्वल, तो बेटा वो तो बनती नहीं। अगर ये नहीं बनती तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसलिए जनरली बोल दिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, क्यूम्यूटेटिव नहीं होती है। अब बेटा आपने समझ के किया ना तो याद रहेगा कि एडिशन तो क्यूम्यूटेटिव है बेटा, a + b = b + a होता है। तो इसलिए जो एडिशन है मैट्रिसेस की वो क्यूम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है, जनरली नॉट इक्वल ही आता है आपका। बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल कहाँ आएगी। ठीक है, कई बार क्या है, चलो हो भी जाए, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, चलो पॉसिबल हो गया AB एंड BA मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो इक्वल आए वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कह देते हैं कि इसमें एक कम्यूटेटिव क्या है, लॉ होल्ड नहीं होता, AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। सेकेंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। बेटा ये कहते हैं कि ये क्या होगा, एसोसिएटिव होगा मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव के बारे में क्या समझे कि एसोसिएटिविटी एडिशन में भी थी होल्ड और मल्टीप्लिकेशन में भी। बेटा एसोसिएटिविटी के लिए हमें कितनी मैट्रिक्स चाहिए, 3, और फिर तो हमें ब्रैकेट को ही अदला बदली करनी होती है। पहले हम ब्रैकेट क्या ले लें, यहाँ पे ले लें। मान लो आपने क्या किया था, पहले क्या किया था, AB को मल्टीप्लाई किया था और फिर जो रिज़ल्ट आ गया उसको किया था C के साथ। ये कह रहे हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया, ये 3 मैट्रिसेस हैं, आपने BC को मल्टीप्लाई पहले किया फिर उसमें A को मल्टीप्लाई किया, तो वो रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा प्रोडक्ट में। ये आप चाहे करके देख लेना 3 मैट्रिसेस को लेकर बेटा। और लेकिन आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे होल्ड करती है। 3 मैट्रिसेस हैं, वो चाहे तो आप उसका क्या करो,
ए बी लेकर सी के साथ मल्टीप्लाई, अगर वो आपस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है बेटा, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तब तो हम करेंगे इसका कि ए बी है, जो रिज़ल्ट आया फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन सी के साथ हो गई। तो ऐसा क्या होगा कि जब आपने बी सी पहले लिया और फिर उस रिज़ल्ट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, वो वहाँ पे भी क्या आएगा, होल्ड होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिविटी है वो दोनों में होल्ड होती है। समझ में आ गया बेटा? ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या है एसोसिएटिविटी, क्या है। एसोसिएटिविटी 3 के ऊपर अप्लाई होती है और ये ब्रैकेट की शिफ्टिंग होती है, पहले ब्रैकेट आगे 2 को तो थी फिर पिछले को, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, ये एसोसिएटिविटी में ये होता है। ये क्या है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करोगे, तो ये क्या आएगी आपकी लेफ़्ट साइड इक्वल टू क्या आएगी, राइट साइड आएगी, इसलिए एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। ये आपको बात अब पता चल गई है। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, अब हमारा वही टॉपिक रहा डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारे पास बेटा कोई भी अंदर मैट्रिसेस पड़ी हैं, मान लो ये कह रहे हैं कि अंदर ये b प्लस सी है और बाहर क्या है, a है। आपको इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहे तो ये करो, चाहे आप ये कर लो, तो आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट सेम आएगा। बेटा समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा कह दो, ये भी एक ही बात है बेटा, तो इसको ये क्या लिखेगा, ए सी प्लस बी सी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये अब आपका बेसिकली कहाँ रखना है याद, एसोसिएटिव बेटा और कम्यूटेटिव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन इसको सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी दोनों में होल्ड होती है और कम्यूटेटिव लो अकेला एडिशन पे होल्ड होता है। ये आपको बेटा अगर नहीं भी तो आप करके देखोगे, ध्यान में होता है डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिसेस भी इसको क्या करती है, होल्ड करती है। ये आपकी थी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बेटा। आगे आता है कि ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, अगर ए बी इक्वल टू ए सी आ जाए, ये बेटा ज़्यादा तो आपके लॉज ही थे, अगर ये ए बी इक्वल टू ए सी है बेटा, बाकी में अलजेब्रा में तो आप कहते हैं ना कि 2 इंटू में 4 है, तो ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कंपल्शन है कि 4 ही हो तो ही इक्वल आएगा, लेकिन ऐसा क्या है बेटा, मैट्रिक्स के केस में नहीं है। ये कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि b इज़ इक्वल टू सी आए, ये b इक्वल टू सी नहीं होता है। सिंपल अलजेब्रा में तो होता है ये कंडीशन, लेकिन मैट्रिसेस में ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होती है। बेटा ये हम क्या करेंगे, आपको लग रहा है तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा लेंगे और उसी को ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ए बी सी मैट्रिसेस ले लिया और वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके देखा तो वो उसको होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये थी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सिंपल अलजेब्रा तो होल्ड करता होता है इसको, लेकिन मैट्रिसेस वाला होल्ड नहीं करता। कि प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस दे रखी है सेम के साथ बी और सी की, ए और ए को आपको कैंसिल कर दो तो बी इक्वल टू सी आए, ये मैट्रिसेस नहीं करता। नेक्स्ट है, हाँ बेटा ये सारे वर्किंग करेंगे। ये आप इसको होल्ड करवा के भी देखना, ये सारे ट्रू होंगे, ठीक है। अगर नहीं होते तो कल को मैं करवाती हूँ। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कल को डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सुन लो मेरे को, अब तो सिस्टम काम कर ही रहा है। हाँ जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारे पास ए क्या है, एक मैट्रिक्स है और ओ एक नल मैट्रिक्स है। और बेटा अगर हम क्या करें, नल मैट्रिक्स को, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो रिज़ल्ट आपका क्या आता है, नल मैट्रिक्स ही आता है। आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। समझ में आया? चलो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ टुमारो। इनको अच्छे से देख लेना, बाकी कल को करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक